लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सुधाकर। वो आया? जी हाँ, मैंने उसे बैठा के रखा है। भेज दो अंदर। यस सर। गुड मॉर्निंग डीसीपी साहब, हमने सुना आपने हमें याद किया है। आ गए? और कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी मिस्टर जेके वर्मा, मेरे इस ऑफिस में सिगार या सिगरेट पीना मना है। ओह, बाहर जाके इसे बुझा के आइए। और सुनिए जी, आने से पहले इजाजत लीजिएगा। आई एम सॉरी। मे आई कम इन? आ सकते हैं। शुक्रिया। मिस्टर जेके वर्मा, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बहुत फैला हुआ कारोबार है आपका, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसके बावजूद मैंने आपको तकलीफ दी? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। कानून और पुलिस की तो मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। बहुत नेक जज्बा है। सच पूछिए तो आप जैसे शरीफ लोगों की वजह से ही हम पुलिस वालों का काम चलता है। शुक्रिया। अगर आप लोग न हो तो हमारा तो ये डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। आपसे चंद बातें करनी है मिस्टर जेके वर्मा। फरमाइए। 11 अप्रैल को एक आदमी नाम उमेश चंद सांता क्रूज ईस्ट में गिरफ्तार किया गया। ब्रीफकेस के तले में हीरे थे। 16 जून अहमदाबाद हाईवे पर पुलिस ने एक ट्रक को रोका। ट्रक में स्मगलिंग का सामान था। ट्रक के ड्राइवर का नाम था धान सिंह। धान सिंह के साथ एक और आदमी था जिसका नाम था श्यामलाल। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। 4 जुलाई को रेती घाट पर पुलिस ने एक मोटरबोट पे छापा मारा। मोटरबोट में चरस और गांजा बरामद हुआ। जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम था जगदीश खन्ना। ये चारों आदमी अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर गिरफ्तार हुए हैं। अलबत्ता इनमें एक बात कॉमन है। इनमें से हर आदमी किसी न किसी वक्त पर आपकी किसी न किसी कंपनी में मुलाजिम रहा है। अगर मेरा कोई नौकर बाहर जाकर अपनी मर्जी से कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं है। अगर अपनी मर्जी से करता है तो? आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं एक स्मगलर हूं? लंदन के एक मशहूर स्मगलर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। नाम है जेरी वॉर्ड्स। पहचानते होंगे शायद। जिंदगी में यह सूरत पहली बार देख रहा हूं साहब। ये सूरत भी जिंदगी में पहली बार ही देख रहे हैं। ये देखिए, और ये भी। देखिए, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। हजारों पार्टियों में जाता हूं, अनगिनत लोगों से मिलता जुलता हूं। सबकी सूरतें और नाम तो याद नहीं रख सकता। और ये तस्वीरें आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? दुनिया के किसी कोर्ट में इन तस्वीरों की मदद से मुझे स्मगलर साबित नहीं किया जा सकता डीसीपी साहब। आप और भी कुछ पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। मेरा वक्त बहुत कीमती है। ठीक कहते हो, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। जो चीज इंसान के पास कम होती है वो कीमती होती है, और वक्त तुम्हारे पास कम है जेके वर्मा। अगर ये धंधे बंद न हुए तो बहुत जल्द तुम अपने आप को कैद खाने की सलाखों के पीछे पाओगे। मैंने यही वार्निंग देने के लिए तुम्हें यहां बुलाया था। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया।
जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता है ये बेटा तुम्हारा। बरखुरदार की सूरत ही दिखाई नहीं देती। क्या हुआ, उसकी नौकरी वोकरी का कुछ हुआ? कोशिश तो कर रहा है बेचारा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कोशिश करेगा तो क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। और अगर नौकरी नहीं मिलती तो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही कर ले। तुम पूछो ना, तुमसे खुल के बात करेगा। शीतल, आखिर एक ही तो बेटा है हमारा, है? वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए जिंदगी में, कुछ ना कुछ अपना बना ले, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। साहब टेलीफोन। हाँ सुधाकर, हाँ बोलो। यस। हाँ हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। ऑफिस में बुलाओ, मैं वहीं बात करूंगा। नहीं कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, जिस तरह सबको बुलाया जाता है उसी तरह विजय को भी बुलाओ। ठीक। हाँ मेरा बेटा है तो घर पे है, पुलिस स्टेशन पे नहीं। ओके। क्या बात है सुधाकर से, आप विजय के बारे में क्या पूछ? रिपोर्ट लिखाई गई है उसके खिलाफ। परसों रात उसने 4 लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा। उन्हीं में से एक लड़के ने पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखा दी। विजय ऐसा लड़का नहीं है जो किसी से बेकार झगड़ा करे। एक तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा, अगर हुआ भी तो जरूर उन लड़कों ने कुछ। विजय घर पर ही है, मैं बुला देती हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए। शीतल, ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई गई है। विजय वहीं आएगा और जो कुछ मुझे पूछना होगा मैं वहीं पूछूंगा। ये कोई घरेलू बात नहीं है। हर बात का एक उसूल होता है, कायदा होता है। जाने दो मामा, तुमको जबरदस्ती किसी की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अगर मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया तो इसलिए नहीं कि उन्हें मेरी फिक्र है, सिर्फ इसलिए कि कल अगर कोई सुने तो यही कहे कि वाह साहब वाह, डीसीपी साहब ने अपनी नौकरी के सामने न कभी किसी को कुछ समझा था और न समझेंगे। पुलिस ऑफिसर हो तो ऐसा। जाने दो मामा, जो बात है वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। विजय वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। बड़ी मेहरबानी है, एक बाप अपने बेटे का दुश्मन नहीं है। बेटे के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। फिर तुम परेशान क्यों थी वहां? मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, मैं चला जाऊंगा, जो पूछेंगे बता दूंगा, लेकिन पूछने वाला कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधाकर। यस सर। क्या नाम है वो? सतीश राय। यस सर। उसकी रिपोर्ट लाना। बैठो। ये सतीश राय उन्हीं 4 लड़कों में से एक है जिनसे परसों लोकल ट्रेन पर तुम्हारी मारपीट हुई। लड़के को काफी चोटें आई। इज्जतदार बाप का बेटा है, इसलिए बाप ने तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई है। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? सिर्फ इतना कि इज्जतदार आदमियों के बेटों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेन में सफर करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती हैं। लेकिन इस बयान में किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच यह है कि ये 4 गुंडे एक शरीफ लड़की को परेशान कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ इसी वजह से हुआ। लड़की का नाम पता बता सकते हो? जी हाँ, बता सकता हूँ। सुधाकर जी। बयान ले लो। चलिए। विजय, अगर ये सब सच है तो तुमने या उस लड़की ने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वो तो चाहती थी, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। तुमने जरूरी नहीं समझा? वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो। मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। तुम्हें
तुम्हें पुलिस की जरूरत है या नहीं, लेकिन पुलिस को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो किसी मौके पर भी कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। तुम कसूरवार हो या नहीं इसका पता तो खैर चल ही जाएगा, लेकिन कानून के बारे में अगर तुम इसी तरह सोचोगे जिस तरह के तुम सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल किसी मुश्किल में पड़ जाओ। ये बात याद रखना। मैं आपकी ये बात भी याद रखूंगा। मिस्टर विजय, चलिए। मैं जा सकता हूं? जाओ। मैं क्या समझता नहीं हूं जो रोज मुझे नसीहत दी जाती है? ठीक है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं मां? तुम्हारी तो मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, मुझे मालूम है। देखो, आज मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूं। दुआ करो बस आज काम बन जाए। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ। मैं समझ गया, लेकिन आप इस काम को नहीं जानते। और आप मुझे नहीं जानते। देखिए मिस्टर विजय, ये तो सच है कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैनेजर साहब, अगर इंसान को काम नहीं मिलेगा तो उसे एक्सपीरियंस कैसे होगा? वो तो ठीक है, लेकिन यकीन कीजिए मैनेजर साहब, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर विजय। मेहता, गुड आफ्टरनून सर। ये नौकरी इस लड़के को दे दो। जी साहब। तुम कल से इस होटल में काम कर रहे हो। चलो। चलो, तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। ये कौन साहब है? ये मिस्टर केडी नारंग, इस होटल के मालिक। केडी नारंग? हाँ, मुझे याद है आपने कहा था आप आएंगे, मगर मैंने सोचा आपने यूं ही कह दिया होगा, बाद में भूल गए होंगे। मैं भूलता नहीं हूं। एक खुशखबरी थी, सोचा सबसे पहले आपको सुना दूं, इसलिए चला है। आपको नौकरी मिल गई। आपको कैसे मालूम? जो काम ढूंढ रहा हो और क्या खुशखबरी दे सकता है। देखा, भूलती मैं भी नहीं हूं। मैं सचमुच बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। आज नहीं। आप बहुत थकी हुई हैं और फिर रात भी बहुत हो गई है। फिर से। ओके, बाय। बाय। अरे हाँ, एक बात जो कहनी थी वो तो कही नहीं है। आप बहुत अच्छा गाती हैं। मैं जानती हूँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ। भाई विजय, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने ये होटल शाहजहान में नौकरी कर ली है। जी हाँ। ये कमाल करते हो तुम। अगर खुद नहीं समझ सकते तो कम से कम पूछ तो लिया करो।
जानते हो वो होटल किसका है? जी, के.डी. नारंग। और ये भी जानते हो कि वो किस किस्म का आदमी है? स्मगलर है, बहुत बड़ा स्मगलर है वो। और भी न जाने उसके ऐसे ही कितने गैर कानूनी धंधे हैं। He's a blacklisted man। और आप वहां नौकरी करने पहुंच गए। मैं उसके होटल में नौकरी कर रहा हूं, और होटल तो कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं। बेहतर होगा कि आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश न करें। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस तरह के होटलों में कौन कौन से जुर्म पलते हैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसी जगह काम करने की। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां कुछ ना कुछ बेईमानी ना होती हो, ये तो आप भी जानते हैं। इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता। मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है तो डाले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर के यहाँ नौकरी करता है, और वो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है। तो सारी जिंदगी बेरोजगार रहूं मैं। क्यों? क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी नहीं मिलेगी कि जहां ये बेईमानी के धंधे न होते हों? ऐसी जगह इस दुनिया में तो मिलना मुश्किल है, इसलिए कि जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है। बकवास बंद करो। और कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में तुम फर्क नहीं जानते, तो जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ। क्या हुआ है? किस बात पे इतने नाराज हो रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा सुन लीजिए साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं। अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़ के हो जाएगा। उसका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि उस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था। विजय, होश में आकर बात कर, बदतमीज। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं। अब मेरी बात सुनो। अब जाने दीजिए। शीतल, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो। विजय, या तुम उस आदमी के साथ काम करोगे और या फिर इस घर में रहोगे। मैं इस घर से जा रहा हूं।